नमस्कार, यह है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। छोटी बचत योजनाओं पर सरकार ने घटाई ब्याज दरें। अब बैंक जमा के बराबर मिलेगा ब्याज, लेकिन कुछ योजनाओं को दी छूट। अब पीएफ पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। ब्याज दर बढ़कर 8.8% हुई। बोनस को लेकर नहीं हुआ कोई फैसला। फूड और डिफेंस सेक्टर के नाम रहा मेक इन इंडिया वीक का चौथा दिन। दोनों ही क्षेत्रों में साइन हुए कई बड़े एमओयूज। एक दिन की तेजी के बाद बाजार में आज फिर गिरावट। सेंसेक्स 300 पॉइंट से ज्यादा टूटा। निफ्टी 7100 के नीचे बंद। सरकारी बैंकों के बढ़ते एनपीए पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। रिजर्व बैंक से मांगी बड़े डिफॉल्टर्स और राइट ऑफ किए गए लोन की लिस्ट। टैक्स विवाद में वोडाफोन को इनकम टैक्स विभाग का नोटिस। संपत्ति जब्त करने की बात। केन इंडिया को भी बकाया टैक्स पर मिला नोटिस। और बजट सत्र में बात बनेगी या फिर टकराव से धुल जाएगा सत्र। पीएम ने की संसद चलने देने की अपील। कांग्रेस ने उठाया जेएनयू का मुद्दा। आज आवाज एट 9 की शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर के साथ जो आपके बेहद काम की है। क्यों? क्योंकि छोटी बचत योजनाओं पर अब कम ब्याज मिलने वाला है। जी हां, सरकार ने बैंक डिपॉजिट को बढ़ावा देने के लिए छोटी बचत योजनाओं को ब्याज को अब घटाने का फैसला किया है। हालांकि कुछ स्कीम्स को इससे बाहर भी रखा गया। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ अब हमारे साथ है हमारी सहयोगी कविता थपलियाल। कविता, सबसे पहले तो ये बताएं कि कौन कौन सी छोटी बचत योजनाओं पर से अब ब्याज दर घट जाएगी और क्या फर्क पड़ेगा? 3 योजनाएं हैं यहाँ पर। अगर हम पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट की बात करें तो 1 साल, 2 साल, 3 साल पर आपको कम ब्याज मिलेगा। उसके बाद 5 साल की आरडी पर भी आपको कम ब्याज मिलेगा। और साथ ही किसान विकास पत्र की अगर मैं बात करूं तो इस पर भी ब्याज दरें घटा दी गई है। ब्याज दरें घटाने का मतलब यहाँ पर यह बताया गया है कि जो आपको बैंकों में ब्याज दर मिलती है उसी के मुताबिक आपको ब्याज दर इन स्कीम्स में मिलेगी। मसलन अगर मैं आपको कहूं कि बैंक में अगर एसबीआई की हम बात करें, 1 साल की आरडी के लिए आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो वही आपको पोस्ट ऑफिस आरडी में भी 7% का ही ब्याज मिलेगा। मौजूदा दर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 5 साल की आरडी पर आपको 8.4% तक का ब्याज मिलता है। क्वार्टरली है ये। उसके बाद टर्म डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो 1 साल, 2 साल, 3 साल पर आपको लगभग 8.4%। और साथ ही अगर मैं केवीपी की बात करूं यानी किसान विकास पत्र की बात करूं तो उसमें भी आपको 8.4% तक का ही ब्याज मिलता है। करीब करीब 1.5% तक की कमी आ जाएगी। कविता, जैसा आपने कहा एसबीआई से तुलना करें तो 1 से 1.5% तक का नुकसान। और क्या बदलाव किए गए हैं कविता यहाँ पर? यहाँ पे कुछ और स्कीम्स में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। जैसे कि अगर हम 5 से 10 साल की एनएससी की बात करें तो यहाँ पर आपको सालाना कंपाउंडिंग ब्याज मिलेगा, यानी चक्रवर्ती ब्याज आपको दिया जाएगा एनएससी में। और किसान विकास पत्र में अब आपको सालाना ब्याज मिलेगा। और पीपीएफ में अगर, क्योंकि ये 15 साल का लॉक इन पीरियड वाला इंस्ट्रूमेंट है, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पर अगर आप उससे पहले पैसे निकालते हैं तो आपको 1% तक की पेनल्टी भी लगेगी। तो वो कौन सी स्कीम्स है कविता जहां पर छूट मिल गई है, कोई बदलाव नहीं हुआ है? कुछ स्कीम्स में बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ है। उसमें आपकी बेटी के बेहतर भविष्य की अगर हम बात करें तो सुकन्या समृद्धि स्कीम शामिल है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मंथली इनकम स्कीम, 5 साल का टर्म डिपॉजिट आप पोस्ट ऑफिस में करते हैं तो उसकी ब्याज दरों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया गया है। पीपीएफ को भी यहां पर बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है। और अगर नेशनल सेविंग स्कीम की हम बात करें तो इस लिस्ट में ये भी शामिल है। जी कविता, चलिए इस खबर पर और बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान है गजेंद्र कोठारी साहब जुड़ गए हैं। कोठारी साहब, तो 3 स्कीम्स हैं जिनकी हम बात अगर आपसे सबसे पहले पूछें, और वो है 1, 2, 3 साल वाली टर्म डिपॉजिट, किसान विकास पत्र, 5 साल वाला रेकरिंग डिपॉजिट। अब बैंक के बराबर इनकी ब्याज दरें हो जाएंगी, तो क्या अब इनका आकर्षण घट जाएगा? अब लोगों को इसमें निवेश नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल। अभी हम देख रहे हैं कि बैंकों को काफी नुकसान हो रहा था क्योंकि बैंक की जो दरें थी वो काफी कम थी और कंपेयर टू पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम थी वो बेटर थी। तो खासकर टियर 2 टाउन से सिटीज में लोग निवेशक पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहे थे, वहां रुझान काफी बढ़ रहा था। तो उससे वो एक आर्बिट्राज हो रहा था मार्केट में, जो बैंकों को नुकसान हो रहा था। तो अब ये स्कीम्स जब पार पे आ गई हैं तो बैंक्स की जो काफी लॉन्ग टाइम गुजारिश थी कि वो बराबर कर दी जाए तो वो हो जाएगी। तो इससे ऑफकोर्स निवेशकों को थोड़ा नुकसान हुआ है, एज इन उनको अब कम रेट्स पे ही लॉक इन करना पड़ेगा। तो और गोइंग फॉरवर्ड अब चूंकि ये क्वार्टरली रीसेट हो जाएगा तो बैंक्स और इन रेट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगी आगे जाने से। जी, तो फिर भी आप क्या प्रेफर करेंगे कि लोग इसमें बने रहें या फिर अब इनसे निकलकर जो 5-6 योजनाएं हैं जिनके नाम हम दे रहे हैं उनमें डालें तो ज्यादा बेहतर होगा? जी बिल्कुल। जैसा कि कविता जी ने बताया कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट, पीपीएफ, ये एनएससी, ये काफी क्या है कि ये सेंसिटिव मैटर्स हैं
क्योंकि इसमें जैसे सीनियर सिटीजन के जो रिक्वायरमेंट है उनको अगर आप कम करते तो उनकी लाइफस्टाइल में बहुत दिक्कतें आ सकती है, इसलिए गवर्नमेंट ने इनको नजर में रखते हुए इनकी रेट्स कम नहीं की है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है निवेशकों से, अगर आपको अपने बच्चों की सेविंग्स करनी है, डॉटर के लिए सेविंग्स करनी है या पेरेंट्स के लिए सेविंग्स करनी है, तो आज भी ये विकल्प एकदम बेस्ट है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं। जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम है, ये पीपीएफ है, आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि इनमें अभी तक टच नहीं किया गया, इनमें जो अभी भी रेट्स है वो काफी ऊपर है। जी, बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी आपका ये एडवाइस देने के लिए, और साथ में कविता आपको पूरी डिटेल हमसे शेयर करने के लिए। तो कुछ बचत और खासतौर पे छोटी बचत योजनाओं पर चपत लगा दी है सरकार ने, लेकिन जिन योजनाओं में अभी छूट दी गई है वहां पर अभी भी आपके लिए मुनाफे का सौदा रहेंगी। एक और अच्छी खबर यहां आई है कि साल 2015-16 के लिए प्रोविडेंट फंड की ब्याज दर भी बढ़ा दी गई है, हालांकि बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, 8.75% से बढ़ाकर 8.8% की गई है। आज चेन्नई में हुई एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ की बैठक में नई ब्याज दरों पर फैसला लिया गया और इसका फायदा करीब 5 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट होल्डर्स को होगा। हालांकि इस फैसले ने ट्रेड यूनियंस को थोड़ा निराश किया है, क्योंकि पहले ईपीएफओ बोर्ड के ही एक पैनल ने ब्याज को बढ़ाकर 8.95% करने का प्रस्ताव दिया था। वहीं कर्मचारी यूनियन ने इसके लिए 9% की मांग की थी। साथ ही आज की बैठक में पीएफ पर किसी तरह की बोनस पर कोई चर्चा नहीं हुई, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। और यहां पर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई भी बातें सोची जा रही हैं। आपको एक हेल्थ बीमा देने जा रही है सरकार और उसका ऐलान हो सकता है बजट के अंदर। तो अब बजट से जुड़ी खबरों पर एक नजर डालेंगे। सरकार बजट में सबके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार यानी कल इस मुद्दे पर एक अहम बैठक हुई थी। इस बीमा योजना की क्या खासियत होगी जानने के लिए चलते हैं अपने दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, इस स्वास्थ्य बीमा योजना की खासियत क्या होगी? ये जो बीमा योजना जो सरकार बजट में लॉन्च करने वाली है, उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि हर परिवार को 50,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। उस परिवार में सदस्यों की संख्या भले ही कितनी हो, लेकिन 50,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा होगा और इसके एवज में उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। ये फायदा खासतौर से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को दिया जाएगा या फिर मजदूर तबका है उनको दिया जाएगा। अगर मामला सीनियर सिटीजन का है, वरिष्ठ नागरिकों का है, तो वहां पे 50,000 के अलावा 30,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा अलग से वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाएगा। और इस बीमा में एक और हिस्सा जोड़ा गया है कि घर से लेकर अस्पताल तक पहुंचाने के लिए मरीजों को 250 रुपए का बीमा अलग से उसमें दिया जाएगा। तो ये जो माना जा रहा है, इससे कहा जा रहा है करीब 8 करोड़ परिवारों को फायदा होगा, जिसमें सदस्यों की संख्या के हिसाब से देखें तो 50 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा। और इस पे सरकार को 5 साल में करीब 23,415 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जी, बजट बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस डिटेल जानकारी के लिए। तो ये एक योजना, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजना आपके लिए आने वाली है, बजट में इसका ऐलान हो सकता है। और हम यहां पर बात करेंगे बाजार की, क्योंकि कल की शानदार तेजी के बाद आज बाजार में फिर गिरावट हावी हो गई। एफआईआई की भारी बिकवाली के कारण सेंसेक्स आज 362 पॉइंट गिरा है, तो निफ्टी भी 114 पॉइंट की गिरावट के साथ 7,048 पर बंद हुआ है। आज भी पीएसयू बैंक और मिड कैप शेयर बाजार की गिरावट के सबसे बड़े कारण रहे। बैंक निफ्टी आज करीब 2% गिरा है, वहीं मिड कैप इंडेक्स में करीब 2.5% की आज गिरावट देखने को मिली है। बैंकों के अलावा आज फार्मा, कैपिटल गुड्स, ऑटो मेटल्स और ऑयल एंड गैस शेयर भी मंदी की गिरफ्त में रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोडाफोन टैक्स मामले में आईटी विभाग ने फिर से एक नोटिस जारी किया है और कहा है कि टैक्स ना चुकाने पर इस बार संपत्ति को ही जब्त किया जा सकता है। आयकर विभाग ने 4 फरवरी को वोडाफोन को चिट्ठी लिखी थी। हालांकि यह मामला पहले से इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में है। वोडाफोन ग्रुप पीएलसी पर 14,200 करोड़ का टैक्स बकाया है। वोडाफोन ने 1,100 करोड़ डॉलर में हज के कारोबार को भारत में खरीदा था, 67% हिस्सा उसका खरीदा था, जिसके लिए इस टैक्स की देनदारी को बताया जा रहा है। वोडाफोन ने इनकम टैक्स विभाग की चिट्ठी पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। कंपनी का कहना है कि टैक्स विभाग से वोडाफोन को नोटिस जरूर मिला है। कंपनी ने कहा है कि फिलहाल ये मामला क्योंकि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के पास है, इसलिए इस पर कोई और बात नहीं कही जा सकती। कंपनी ने यह भी कहा कि जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में लगे हैं, मेक इन इंडिया वीक जैसे आयोजन हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर टैक्स विभाग की तरफ से ऐसा नोटिस आना यह बताता है कि सरकार और विभाग के बीच कोई समन्वय नहीं है, कोई आपसी बातचीत नहीं है।
तो सरकार की तरफ से भी रिएक्शन आ रही है। वोडाफोन के टैक्स नोटिस भेजे जाने पर डीआईपीपी सचिव अमिताभ कांत ने कहा कि सरकार का पक्ष बिल्कुल क्लियर है, हम रेट्रो टैक्स के पक्ष में नहीं है। I'm sure the government will work, is determined to work towards predictability and consistency, and I have no doubt that the Finance Ministry will ensure consistency, predictability, and total transparency in our policies. And Prime Minister has gone on record. I'm not aware of the facts of the case, of this particular case. इस बीच केन इंडिया को भी इनकम टैक्स विभाग ने एक नोटिस थमा दिया है। विभाग ने केन इंडिया को टैक्स डिमांड नोटिस भेजा है। इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि टैक्स वसूली सरकार का अधिकार है और किसी तरह के आर्बिट्रेशन चलने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आवाज एट 9 में यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मेक इन इंडिया की, जहां आज चौथे दिन क्या खास हुआ ये सब आपको बताएंगे। आवाज एट 9 में बात करेंगे बैंकों के डूबे कर्ज पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती की। सरकारी बैंकों के एनपीए पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने रिजर्व बैंक से 500 करोड़ से ज्यादा के डिफॉल्टरों की जानकारी सीलबंद लिफाफे में मांगी है। इसके अलावा ये जानकारी भी मांगी है कि पिछले 5 साल में 500 करोड़ से ज्यादा कितने लोन रीस्ट्रक्चर्ड किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। हालांकि आरबीआई का कहना है कि उसे अभी भी कोई नोटिस नहीं मिला है। इस मामले पर हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं एनपीए के ऊपर, और यहां पर बैंक्स भी जो हैं वो एनपीए को लेकर काफी चिंता जता रहे हैं। बैंक बढ़ते एनपीए से परेशान है। एसबीआई चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि एनपीए की समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि अगली तिमाही के बाद ही समस्या से कुछ हद तक छुटकारा मिल पाएगा। इस क्वार्टर में जैसे आप लोग देखे हैं कि प्रॉफिट्स पे असर पड़ा है, एनपीएस बढ़ा है। नेक्स्ट क्वार्टर भी इसी तरह से एनपीएस और कुछ बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स पे भी कुछ ना कुछ असर रहेगा। लेकिन आगे चल के फिर देखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे इस जो सिचुएशन है इसको हम लोग ठीक करें। तो डूबता कर्ज देश की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। जानकार कह रहे हैं कि एनपीए की समस्या एक टाइम बॉम्ब जैसी है। हर 8 से 12 साल में बैंक जो है इसमें फंसते हैं, और अभी 10 साल बाद कि हम लोग का इलेक्टोरल फंडिंग नहीं होगा, स्टेट ओन्ड बैंक्स रहेंगे और उनके ऊपर फिर इस किस्म का रन होगा। बैड बैंक का जो एसेट रहेगा वो टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट देखेंगे, और उसमें से अगर कोई प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट शेयरिंग में ओरिजिनल बैंक जहां से एनपीए आपने उसको निकाला है उसको भी थोड़ा मिलना चाहिए। और एनपीए के मकड़जाल पर कल देखिए हमारी खास पेशकश शाम 5 बजे, जहां जाने माने एक्सपर्ट देंगे डूबते कर्ज से निपटने के उपाय। और बुलेटिन में अब बात करेंगे मेक इन इंडिया वीक की, जहां चौथे दिन भी कई बड़े इवेंट्स हुए। मेक इन इंडिया वीक का चौथा दिन फूड प्रोसेसिंग और डिफेंस सेक्टर के नाम रहा। दोनों ही क्षेत्रों में कई बड़े एमओयू साइन किए गए। डिफेंस सेक्टर पर बात करते हुए कारोबारियों ने कहा कि इस सेक्टर में काफी संभावना है। वहीं फूड सेक्टर के दिग्गजों ने कहा कि फूड सेक्टर आने वाले दिनों में भारत के लिए एक बेहतर मार्केट हो सकता है। इस क्षेत्र में निवेश मिलने से न सिर्फ नौकरियां बढ़ेंगी बल्कि जीडीपी में भी योगदान बढ़ेगा। फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पिछले 6 महीने में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काफी सुधार आया है। एफएसएआई का नो डाउट की प्रॉब्लम थी, पर मुझे इस बात की खुशी है कि इस सरकार ने एफएसएआई में वो सारी चीजों में सुधार करने की कोशिश करी है। और अब आप जो फूड इंडस्ट्री से बात करेंगे, पिछले 4-6 महीनों में बहुत सारा सुधार आया है। जहां हर एक प्रोडक्ट अप्रूवल चाहिए होता था और इंग्रेडिएंट सिर्फ 375 के स्टैंडर्ड्स है, अब वो 375 के 12,500 के स्टैंडर्ड्स कर दिए गए हैं। और ये 12,500 के बीच में जो इंग्रेडिएंट्स है, आप उसमें से कुछ बनाए तो आपको फिर प्रोडक्ट अप्रूवल की जरूरत नहीं। भारत के डिफेंस सेक्टर में निवेश के लिहाज से काफी संभावना है, ये कहना है महिंद्रा एंड महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पवन गोयनका का। पवन गोयनका ने कंपनी के निवेश का प्लान बताते हुए कहा कि वो अगले 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगी। सर, आपकी कंपनी महिंद्रा कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है इस साल? अगर इन्वेस्टमेंट हमारा हमेशा कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। हमारे 5,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है।
वो हमेशा 10,000 करोड़ 3 साल में इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, वो हमारा इन्वेस्टमेंट। डिफेंस सेक्टर क्लियरली मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। जिस तरह से फोकस की जा रही है डिफेंस प्रोक्योरमेंट में, डिफेंस टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करने में इंडिया में और वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने में, उससे डिफेंस सेक्टर में काफी ग्रोथ होगी और ये एक देश के लिए भी अच्छी चीज है, क्योंकि इससे हमारी जो डिफेंस में स्ट्रेंथ आएगी, इसके साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी में भी उसमें सहायता मिलेगी, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी। सरकार जल्दी दिल्ली मुंबई हाईवे के बीच पड़ने वाले टोल को ई टोल में बदलने जा रही है। यानी अब आपको किसी भी टोल पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी गाड़ी पर एक स्टिकर लगाया जाएगा जिससे पैसे कटते रहेंगे। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि मुंबई से दिल्ली के बीच 18 टोल बूथ हैं। हर टोल पर लगभग 10 मिनट तक का वक्त लगता है। ई टोल प्रक्रिया शुरू होने के बाद आपका काफी वक्त बच जाएगा। हमारी जो बैंकर्स है, अलग अलग प्रकार की बैंक है, उनके ब्रांच से आपको एक स्टिकर खरीदना होगा। वो स्टिकर आपके कार पर या आपके ट्रक पर लगेगा और अब जाएंगे तो उसका कैमरा फोटो निकालेगा। उसके ऊपर जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं वैसे बैंक अकाउंट से आप पैसे भरते रहना। जितना टोल है उतना कटता रहेगा, उसके शीट आपको मिल जाएगी और कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक ये है कि ये सच है कि महाराष्ट्र में भी अनेक जगह पर हमारे नेशनल हाईवे टोल पर, विशेष रूप से पूना सातारा रोड पर वगैरह आधा घंटा रुकना पड़ता है। दिस इज ए निगेटिव पॉइंट। और जब ये हम लोग सिस्टम करेंगे। बजट सत्र पर भी जेएनयू कांड का साया मंडरा रहा है। आज प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें सभी छोटी बड़ी पार्टियों के दिग्गज नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने संसद की कार्रवाई में बाधा नहीं डालने की अपील की। साथ ही विपक्ष से देश के लिए जरूरी बिलों पर भी सरकार का सहयोग करने के लिए कहा है। सदन में जो गतिरोध आ रहे, इसका समाधान हम सब लोग मिलकर करें और जो मुख्य कानून देश के हित में है उन लोगों को पारित करने में सब लोग सहयोग दे। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक स्वर से, कुछ पार्टी से तो जोर दे के कहा सदन चलना चाहिए। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि विपक्ष मुद्दों पर सरकार का सहयोग करने के पक्ष में, लेकिन अगर सियासी रंजिश पर रोक नहीं लगी तो विपक्ष मोर्चा खोलने से रुकेगा नहीं। चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टी हो या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके लीडरों को अगर आप उन पे अटैक करें, उनको बदनाम करेंगे और ये कहेंगे उसका रिफ्लेक्शन पार्लियामेंट की फंक्शनिंग पे नहीं हो, क्योंकि उन्हीं पार्टीज को से तो ये हमारे एमपीज बिलोंग करते हैं, तो उसमें भी गवर्नमेंट को रेस्ट्रेन करना चाहिए। दे शुड रेस्ट्रेन देमसेल्व्स। सीएनबीसी आवाज पर आ गया है बाजार में पैसा बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का महामुकाबला। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर करें और पाएं चमचमाती हुई मर्सिडीज कार जीतने का मौका। सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी पीएसी। सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका। और इसमें हिस्सा ले सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों में अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर्स को मिलेंगे शानदार प्राइज यानी 10-10 ग्राम सोना। और हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट होना जरूरी है। इसके बाद आपको advisoryमंडी.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी। तो आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए